हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एडजॉर्नमेंट के बारे में। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक एडजॉर्नमेंट हो गया, उसके अलावा इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, विच इज़ सेक्शन 34, और कॉस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ ऑर्डर 20A। राइट, इन तीन छोटे छोटे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं एडजॉर्नमेंट से। राइट, तो एडजॉर्नमेंट का मतलब हम सब जानते हैं, है ना। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहें, एक कॉमन भाषा में, एक लेमन लैंग्वेज में, तो हम एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या समझते हैं। हम सबने मूवी देखी है, राइट। आई थिंक दामिनी, सनी देओल की, राइट, जिसमें वो तारीख पे तारीख वाला डायलॉग है, राइट। तो एडजॉर्नमेंट बस वही होता है, राइट, कि मान लीजिए 7 जुलाई को कोई केस में एविडेंस होना था, है ना। पर 7 जुलाई को क्या हुआ कि जो विटनेस आना था वो नहीं आया, या पार्टी ने किसी वजह से ये बोला कि हम एग्जामिन को भी नहीं कर पाएंगे, राइट। क्रॉस एग्जामिनेशन होना था लेट्स से, तो अपोजिट पार्टी ने बोला कि हम क्रॉस एग्जामिन नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या बोला, उसने बोला कि जज साहब प्लीज़ इस केस को एडजॉर्न कर दीजिए किसी अगली तारीख के लिए। तो ठीक है, फिर कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने बोला कि ठीक है, अगली 12 अगस्त को इस केस की अगली सुनवाई होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो चीज़ 7 जुलाई को होनी थी उसको क्या कर दिया गया, एक तरीके से पोस्टपोन कर दिया गया टू 12 अगस्त। इस चीज़ को हम कहते हैं एडजॉर्नमेंट, राइट। एक अगली तारीख दे दी, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडजॉर्नमेंट कहते हैं, राइट। अब तो जिस दिन जो होना था, राइट, जिस दिन क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, या जिस दिन मान लीजिए एग्जामिनेशन इन चीफ होना था, ठीक है, या स्टेटमेंट लिया जाना था किसी पार्टी का, उस दिन वो चीज़ नहीं हो पाई और उसके लिए एक अगली तारीख मांगी गई, राइट। ये बोला गया कि ये किसी और डेट पे कर लीजिए। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, एडजॉर्नमेंट कहा जाता है, राइट। तो अब हम समझते हैं इसको, राइट। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो एडजॉर्नमेंट से पूछ ली जाती है। मैंने हाईलाइट कर रखी हैं चीज़ें, जो हाईलाइट की हैं लगभग उसी से क्वेश्चंस आते हैं, बाकी जनरली नहीं आता। आपको एक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए। हाँ, एक ये पता होना चाहिए आपको कि एडजॉर्नमेंट का ऑर्डर कौन सा है, राइट, ये पूछ लिया जाता है। तो अब ये कह रहा है कोर्ट का, यानी एडजॉर्नमेंट क्या है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, किसी पार्टी का राइट नहीं है, राइट। तो एडजॉर्नमेंट द कोर्ट में, तो कोर्ट अपने डिस्क्रिशन में क्या कर सकता है, अगर कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट कॉज है, at any stage of the suit grant time to the parties or to any of them, पार्टीज को या दोनों पार्टीज को या उनमें से किसी एक पार्टी को, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो क्या कर सकता है, अगर वो पार्टी कोर्ट को एक सफिशिएंट रीजन देती है तो वो एडजॉर्न कर सकता है हियरिंग ऑफ द सूट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। पर कोर्ट को ये रीजन लिखित में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि किस बेसिस पे वो एडजॉर्न कर रहा है, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोविजो ये कहता है रूल 1 का, दैट कोई एडजॉर्नमेंट 3 बार से ज्यादा एक केस में नहीं दिया जाएगा, राइट। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये चीज एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि कितने बार एडजॉर्नमेंट दिया जा सकता है। तो 3 टाइम्स, 3 बार, राइट। पर इस पे सिलम एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, राइट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि एडजॉर्नमेंट 3 बार से भी ज्यादा बार दिया जा सकता है अगर जरूरी हो तो, प्रोवाइडेड आप हैवी कॉस्ट इंपोज करो सामने वाली पार्टी पे। हम देखेंगे उस जजमेंट को आगे, राइट। बस ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक आपको बता दिया, राइट। कॉज ऑफ एडजॉर्नमेंट, हर केस में कोर्ट क्या करेगा, एक डे फिक्स करेगा फॉर फर्दर हियरिंग ऑफ द सूट, है ना। मान लीजिए आज के दिन क्या हुआ, मान लेते हैं हम कि 7 जून को क्या हुआ, एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, राइट। तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है, अब 13 जून को क्या होगा, 13 जून को क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। अब 13 जून को जब क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, सामने वाली जो अपोजिट पार्टी है वो आई नहीं, उसने बोला कि हम रेडी नहीं है, या जो कुछ भी, उसने बोला कि हमारे घर में डेथ हो गई है या कुछ भी हो गया जिस वजह से हम अभी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। तो अब इस डेट पे क्या हुआ, इस डेट पे कोर्ट को बोला गया कि आप इस चीज़ को किसी अगली डेट के लिए पोस्टपोन कर दीजिए।
राइट। जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो 13 की बजाय किसी और डेट को पोस्टपोन कर दीजिए। अब बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए कोर्ट ने 13 तारीख दी थी, दो पार्टीज थी एक्स एंड वाई, एक्स आ गया कोर्ट में, राइट, वाई भी आया या वाई नहीं आया, किसी वजह से उसने बोल दिया मैं नहीं आ पा रहा हूं या जो कुछ भी है, एक्स तो आया और वाई रेडी नहीं था क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए। तो अब एक्स जो आया तो एक्स का क्या हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, राइट। वो आज कोर्ट में आया पर कोर्ट में जो होना था वो तो हुआ नहीं। फिर ये कोर्ट में आया तो इसके एक्सपेंसेस लगे टू एंड फ्रो के, तो ऐसे केस में इसकी कॉस्ट लगी एक्स की, तो वाई को कोर्ट एडजॉर्नमेंट तो ग्रांट करेगा, पर मतलब कर सकता है अगर कोर्ट को ठीक लगे तो, पर वो वाई के ऊपर कॉस्ट इंपोज कर सकता है, ये बोलते हुए कि जो एक्स है आप एडजॉर्नमेंट तो हम आपको दे रहे हैं पर आपको इस चीज की जो कॉस्ट है वो एक्स को देनी पड़ेगी, राइट। तो इसलिए आप ये याद रखो कि जो कॉस्ट, जो नुकसान सामने वाली पार्टी को होता है आपके एडजॉर्नमेंट लेने की वजह से, तो वो कॉस्ट आपको ही बेयर करनी पड़ती है, राइट। अब जब हियरिंग ऑफ द सूट हैज कमेंस्ड इट शैल बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे। जो हियरिंग ऑफ सूट है वो क्या होगा, डे टू डे कंटिन्यू रहेगी until all the witnesses in attendance have been examined। तो ये चीज भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, ये पूरा फ्रेज लिखा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार अगर हियरिंग शुरू हो गई है सूट की तो वो हियरिंग क्या होगी, डे टू डे चलेगी until all the witnesses in attendance have been examined, जब तक सारे जो विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन ना कर लिया गया हो तब तक, राइट। अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट एडजॉर्न कर सकता है। जनरल रूल क्या है कि डे टू डे प्रोसीडिंग्स चलेंगी, डे टू डे प्रोसीडिंग्स चलेंगी, पर अगर कोर्ट को लगता है किसी एक्सेप्शनल रीजन के कारण जिसको कि कोर्ट रिटन में रिकॉर्ड करेगा, तो कोर्ट क्या कर सकता है, एडजॉर्नमेंट ग्रांट कर सकता है, राइट। क्या लिखा है, नो एडजॉर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ पार्टी एक्सेप्ट वेयर सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट पार्टी। किसी वजह से पार्टी कुछ कर ही नहीं सकती थी, और जैसे मान लीजिए घर में किसी की डेथ हो गई या किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई जिस वजह से वो पार्टी जो उसको करना था या तो कोर्ट के सामने आना था स्टेटमेंट देने के लिए या किसी भी वजह से, तो वो नहीं आ पाई, या फिर अगर आई भी किसी तरीके से तो वो रेडी नहीं थी, राइट, जो भी प्रोसीडिंग में होना था उस दिन उसके लिए। तो अगर वो चीज पार्टी के कंट्रोल के बियॉन्ड है, वो पार्टी की गलती से नहीं हुआ है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, एडजॉर्नमेंट ग्रांट कर सकता है। पर अगर वो पार्टी की गलती की वजह से हुआ है, पार्टी ने ही गलत किया है, राइट, तो फिर उसको उस चीज का बेनिफिट कोर्ट जनरली नहीं देगा, राइट। द फैक्ट दैट द प्लीडर ऑफ अ पार्टी इज एंगेज्ड इन अनदर कोर्ट शैल नॉट बी अ ग्राउंड फॉर एडजॉर्नमेंट, राइट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या हमारा जो, अब जैसे आप देखते होगे जब आप इंटर्नशिप पे जाते होगे या आप में से जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको तो पता ही है कि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो एक साथ कई कोर्ट्स में केस लगे हो सकते हैं, राइट। मान लीजिए आप हाई कोर्ट में हैं या आप सिविल कोर्ट में भी हैं, तो अलग अलग कोर्ट्स में आपके केस लगे हुए हैं। तो आप कोर्ट X1 में है मान लीजिए और X2 में आपका केस आ रहा है, राइट। तो अब आप ये ग्राउंड नहीं ले सकते कि हमारा जो प्लीडर है, हमारा जो लॉयर है, जो एडवोकेट है, वो दूसरे कोर्ट में बिजी है इसलिए यहाँ पे आपके सामने नहीं आ सकता। ये ग्राउंड आप एडजॉर्नमेंट का नहीं ले सकते, राइट। ये याद रखना पड़ेगा आपको और ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जहां भी जो भी चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं मैं उनको हाईलाइट करता हूं और मैं आपको बताता भी हूं कि भाई ये पूछा जा सकता है, तो उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में ना रहे तो गलत होगा। आपको वो चीजें हमेशा जरूर याद रखनी है, राइट। अब अगर कोई प्लीडर है किसी पार्टी का और राइट जिसकी वजह से वो अनेबल है वो केस कंडक्ट करने के लिए, प्लीडर किसी वजह से केस नहीं लड़ सकता है आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है उस पर्टिकुलर दिन, तो और अगर ये ग्राउंड ऑफ एडजॉर्नमेंट रखा जाता है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट एज अ जनरल रूल एडजॉर्नमेंट इस ग्राउंड पे नहीं देगा जब तक कि कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड ना हो कि आप किसी दूसरे प्लीडर को एंगेज नहीं कर सकते थे, राइट। मतलब अगर आप ये ग्राउंड लेना चाह रहे हैं कि नहीं किसी वजह से हमारा जो प्लीडर है वो नहीं आ सकता कोर्ट में कल, तो कोर्ट जो है केवल ये रीजन काफी नहीं होगा, आपको ये भी बताना होगा कि वो नहीं आ पा रहा है, ये एक बात है, प्लस हमारे पास मौका भी नहीं था क्योंकि हमें कल ही पता चला कि हम एक नए प्लीडर को एंगेज कर सकते थे, राइट। तो जनरली यहाँ पे
जो लिखा हुआ है वो बहुत आपको स्ट्रिक्ट लग रहा है, जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर और कोर्ट्स में एडजॉर्नमेंट ग्रांट किए जाते हैं, एज अ रूटीन ग्रांट किए जाते हैं, वो जितना एक्सेप्शनल सिचुएशन यहाँ लग रही है वो उतनी है नहीं। और बहाने भी कैसे होते हैं, राइट? एक नॉर्मल इंसिडेंट है कोर्ट का कि एक प्लीडर थे, उन्होंने पूछा कि भाई हमें जज साहब को बोला कि हमें एडजॉर्नमेंट दे दीजिए, तो बोला किस ग्राउंड पे? तो बोली मेरी मदर की डेथ हो गई थी कुछ दिन पहले, तो मैं केस की तैयारी नहीं कर पाया हूँ, मैं केस के लिए उतना पढ़ नहीं पाया, मैं रेडी नहीं हूँ आर्ग्यू करने के लिए। तो उनकी आदत थी कि वो फाइल में लिखते थे कि किस रीज़न की वजह से क्या कुछ। तो उन्होंने कुछ पेजेस पीछे टर्न किए, उनके दिमाग में शायद कुछ रहा होगा, तो उन्होंने बोला कि काउंसिल आज से 3 महीने पहले भी आपकी माँ की डेथ हुई थी, राइट? तो क्या बताता है? ये बताता है कि हमारे यहाँ एडजॉर्नमेंट हम लोग हर बार मतलब किसी न किसी तरीके से कोर्ट को गुमराह करके मांगते रहते हैं, राइट? और कोर्ट्स भी जनरली एडजॉर्नमेंट्स देते हैं, राइट? क्योंकि कोर्ट ये नहीं चाहता कि किसी के साथ इनजस्टिस हो जाए, राइट? तो जितनी आपको एक्सेप्शनल सिचुएशन यहाँ पे लग रही है, एक्चुअल में उतनी एक्सेप्शनल होती नहीं है, राइट? एडजॉर्नमेंट जनरली मिल जाता है अगर आप ठीक ठाक सा रीजन कोई बता देते हैं कोर्ट को। अब ये वही बात कर रहा है कि कोई विटनेस प्रेजेंट है कोर्ट में, बट कोई पार्टी है उसका प्लीडर प्रेजेंट नहीं है, या फिर वो प्रेजेंट है पर वो रेडी नहीं है उसको एग्जामिन करने के या क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। तो कोर्ट क्या करे? अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो वो उस प्लीडर जो विटनेस है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है उस विटनेस का, और कोई भी ऑर्डर जो उसको ठीक लगता है वो पास कर सकती है, ये बोलते हुए कि अब ये जो विटनेस है इसका एग्जामिनेशन चीफ है, इसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टी के पास मौका था, विटनेस था, पर आपने एग्जामिन नहीं किया, तो कोर्ट एक ऑर्डर दे सकता है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद कि अब हम एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन अलाउ नहीं करेंगे, राइट? अब अगर पार्टीज उस दिन पे अपीयर नहीं होती हैं जो डे फिक्स किया गया है, राइट? Where on any day to which the hearing of suit is adjourned, the parties or any of them fail to appear, the court may proceed to dispose of the suit in one of the modes directed in that behalf by order 9 or make such order as it thinks fit। तो इसका मतलब क्या है कि या तो वो डिसमिस कर सकता है कोर्ट, ठीक है, राइट? या एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकता है, ठीक है? अगर प्लेंटिफ है नहीं अपीयर हुआ है तो डिसमिस कर सकता है, दोनों पार्टी नहीं आई तो डिसमिस कर सकता है, राइट? या एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकता है अगर डिफेंडेंट नहीं आया, राइट? या फिर क्या कर सकता है? एडजॉर्नमेंट कर सकता है। तो ये 3 ऑप्शंस होते हैं, राइट? ये हमने जब मैंने ऑर्डर 9 पढ़ा था तब भी हमने ये तीनों ऑप्शंस बताए थे आपको, ठीक है? अब कोर्ट में प्रोसीड नॉटविथस्टैंडिंग ईदर पार्टी फेल्स टू प्रोड्यूस एविडेंस। मान लीजिए कि जहां पे पार्टी जिसको कि टाइम दिया गया है कि भाई आप अपना एविडेंस प्रोड्यूस करो और वो फेल हो जाती है एविडेंस प्रोड्यूस करने में, राइट? तो कोर्ट क्या कर सकता है? अगर पार्टीज प्रेजेंट हैं तो वो सूट को तुरंत डिसाइड कर सकता है, या फिर पार्टीज या उनमें से कोई दूसरा एब्सेंट है तो वो रूल 2 के अंडर प्रोसीड कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपल है, वही तीनों ऑप्शंस, या तो डिसमिस कर सकते हैं, या फिर एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर कोर्ट एडजॉर्नमेंट दे सकता है ऐसे केस में, ठीक है? बस। फिर अंडर ऑर्डर 17 रूल 3, जहां पे पार्टी ने एक एडजॉर्नमेंट लिया है एंड हैज टू डू एन एक्ट ऑन द एडजॉर्न्ड डे ऑन हियरिंग एंड ऑन सच डे द पार्टी ईदर इज एब्सेंट और प्रेजेंट डज नॉट परफॉर्म द एक्ट। अगर पार्टी प्रेजेंट है तो जजमेंट पार्टी के अगेंस्ट आ सकता है, और अगर पार्टी तुरंत कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है पार्टी अगेंस्ट, या फिर अगर वो पार्टी एब्सेंट है तो कोर्ट क्या कर सकता है? यही तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई, ये बहुत ही सेम ही चीज है, बहुत ही बेसिक सी चीज है कि अगर जो पार्टीज हैं जिस दिन पे कोर्ट उनको बुलाता है वो प्रेजेंट नहीं होती हैं तो क्या होगा, राइट? तो हमेशा ये 3 ऑप्शंस होता है, ठीक है? अब नंबर ऑफ एडजॉर्नमेंट परमिसिबल, इसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई, आपको क्या ध्यान रखना है। एक, नंबर ऑफ एडजॉर्नमेंट कितने अलाउ करता है लॉ? 3। दूसरा, अगर प्लीडर किसी दूसरे कोर्ट में एंगेज्ड है तो क्या ये एक वैलिड ग्राउंड होता है आपका एडजॉर्नमेंट मांगने का? नहीं, ये नहीं होता है, राइट? थर्ड,
आपका प्लीडर जो है अनेबल है हियरिंग में आने के लिए, क्या ये अपने आप में एक वैलिड ग्राउंड है? नहीं, अनलेस आप ये शो कर दो कोर्ट को कि प्लीडर एंगेज है और हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम कोई दूसरा प्लीडर एंगेज कर पाते, राइट? अब उसके बाद क्या है, तो कोर्ट क्या है, हाउएवर द कोर्ट विल नॉर्मली बी लिबरल एंड गो फॉर एडजॉर्नमेंट्स। वो ऑब्वियसली कोर्ट लिबरल ही रहता है और जनरली एडजॉर्नमेंट ग्रांट कर दिए जाते हैं, राइट? अब सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का ही जजमेंट है। इसमें ये मुद्दा उठा कि भाई जो रूल प्रोविजो टू रूल 1.1 है, वो प्रोविजो रूल 1.2 के साथ कैसे हार्मोनाइज किया जाए कि एक तरफ तो 3 एडजॉर्नमेंट की बात है और दूसरी तरफ ये बात है कि अगर एक्सेप्शनल केसेस हैं, ग्राउंड्स हैं, तो वहां पे एडजॉर्नमेंट दे दिया जाए। तो कोर्ट ने ये बोला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहां पे कुछ और एडजॉर्नमेंट्स ग्रांट किए जाएं, 3 एडजॉर्नमेंट के अलावा उनसे ज्यादा 3 से ज्यादा एडजॉर्नमेंट ग्रांट किए जाएं ऑन सम जस्टिफाइबल ग्राउंड। पर कोर्ट ने बोला कि आप एडजॉर्नमेंट तो ग्रांट कर सकते हो अगर ऐसा कोई सफिशिएंट रीजन है, अगर आपको लगता है, बट कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट शैल इंपोज एक्चुअल रियलिस्टिक कॉस्ट एंड इन प्रॉपर केसेस इवन हेवियर कॉस्ट शैल बी यूज्ड एज अ टूल टू प्रिवेंट अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट्स। तो कोर्ट तो बेसिकली क्या है, आप अगर बहुत जेन्युइन रीजन है तो आप एडजॉर्नमेंट दे दो, पर उस पार्टी पे जो कोर्ट से एडजॉर्नमेंट सीक कर रही है उस पे कोर्ट क्या करे, उस पे कोर्ट को हैवी कॉस्ट इंपोज करनी चाहिए ताकि पार्टीज जो हैं वो एडजॉर्नमेंट मांगने से पहले सोचें, क्योंकि उनको उतना लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा उनके ऊपर, राइट? तो कोर्ट को क्या करना चाहिए, कोर्ट को हैवी कॉस्ट इंपोज करनी चाहिए, भले ही वो 3 बार से ज्यादा एडजॉर्नमेंट दे सकती है, राइट? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या 3 बार से ज्यादा एडजॉर्नमेंट नहीं दिया जा सकता, ये कोई मैंडेटरी रूल है, रिजिड रूल है, आप बोलेंगे नहीं, दिया जा सकता है जस्टिफाइबल केसेस में, पर विद हैवी कॉस्ट, राइट? अब हर केस में हैवी कॉस्ट नहीं, जहां रीजन बिल्कुल जेन्युइन है वहां पे हैवी कॉस्ट नहीं, वहां पे केवल एक्चुअल कॉस्ट दी जाएगी, राइट? पर अगर कोर्ट को लगता है कि कोई पार्टी अननेसेसरीली एडजॉर्नमेंट मांग रही है, राइट, और ये बहुत फ्रीक्वेंट है, तो उस केस में कोर्ट हैवी कॉस्ट इंपोज कर सकता है। अब अगर कोई ऑर्डर ऑफ एडजॉर्नमेंट है जहां पे एडजॉर्नमेंट या तो ग्रांट कर दिया गया है या फिर रिफ्यूज कर दिया गया है, तो पार्टी क्या कर सकती है, द पार्टी कैन फाइल रिवीजन एंड नॉट अपील। पार्टी ऐसे केस में एक रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकती है, अपील ऐसे केस में पार्टी नहीं करेगी, राइट? अपील अलाउड नहीं होता है क्योंकि ये ऑर्डर है, एक तरीके से अपीलेबल ऑर्डर नहीं है, इसमें एक जो रेमेडी है वो रिवीजन की है, अपील की रेमेडी नहीं है, राइट? अब if an appeal has been filed against a decree, then if the party raises the plea that the adjournment was not granted to him by the trial court, then the court will not allow that plea to be raised in appeal because the party should have gone in revision. तो बेसिकली सिंपल सी बात है, एडजॉर्नमेंट के अगेंस्ट, एडजॉर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती। क्या किया जा सकता है, केवल रिवीजन अलाउड है। अब मान लीजिए किसी केस में जजमेंट आया, जजमेंट के बाद पार्टी अपील में गई है, तो अपील में ये ग्राउंड नहीं ले सकती कि एडजॉर्नमेंट नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे डायरेक्टली आप अपील नहीं कर सकते, तो आप इनडायरेक्टली अपील में वो ग्राउंड रेज करके उसको उठा रहे हो, राइट? तो ये अलाउड नहीं होगा, राइट? ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जहां पे कोई एविडेंस या सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द एविडेंस ऑफ एनी पार्टी हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, जहां पे कोई एविडेंस या उस एविडेंस का कोई सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ एविडेंस किसी पार्टी का रिकॉर्ड किया जा चुका है और उसके बाद वो पार्टी अपीयर नहीं होती है उस डे पे, राइट? जिस डे पे हियरिंग ऑफ द सूट इज एडजॉर्न्ड, हियरिंग होनी थी सूट की, तो कोर्ट अपने डिस्क्रिशन में क्या कर सकती है, प्रोसीड विद द केस एज इफ सच पार्टी वाज प्रेजेंट। ये कब, किस केस में है, जहां पे सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द एविडेंस ऑफ एनी पार्टी हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, राइट? और वो किसी पर्टिकुलर डेट पे, जो जिस दिन वो प्रोसीडिंग होनी थी कोई और, उस दिन वो प्रेजेंट नहीं होती है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट प्रोसीड कर सकता है केस के साथ एज इफ वो पार्टी वहां पे प्रेजेंट हो, राइट? ठीक है, तो एडजॉर्नमेंट में उतना सफिशिएंट है। अब हम समझते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेसिकली सेक्शन 34 में बताया गया है। तो देखिए 3 तरह के इंटरेस्ट होते हैं जो आपको याद रखना है, राइट? कौन कौन से? तो देखिए, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से फाइलिंग ऑफ सूट तक, ठीक है? दूसरा,
फाइलिंग ऑफ सूट से डिक्री आने तक, ठीक है, जजमेंट डिक्री आने तक, फिर डिक्री पास होने से लेके उसके एग्जीक्यूशन तक, ठीक है। तो अब मान लीजिए किसी एक्स को वाई ने उसके घर से निकाल दिया, ठीक है। तो जिस दिन निकाला उस दिन से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, इस केस का डिसीजन आया बाद में, और फिर एग्जीक्यूशन हुआ, अल्टीमेटली एक्स को उसे घर में डाला गया, राइट। तो अब यहाँ पे, या फिर अगर हम इंटरेस्ट की स्पेसिफिकली बात करें तो हम मान लेते हैं कि जैसे एक्स ने वाई को 10 लाख रुपए दिए थे और वाई ने वो पैसे नहीं लौटाए, तो जिस डेट पे लौटाने थे उस डेट पे लौटाए नहीं, तो यहाँ से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। तो फिर एक्स ने क्या करा, अल्टीमेटली केस फाइल किया। तो ये भी एक समय है जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ फाइलिंग ऑफ सूट तक, राइट। इसका इंटरेस्ट भी ग्रांट किया जाएगा, राइट। और वो फिर कोर्ट के ऊपर है कि कौन सा इंटरेस्ट ग्रांट करती है। फिर फाइलिंग ऑफ सूट से जब डिक्री पास हुई, केस का डिसीजन आया, तब तक का इंटरेस्ट हो गया। फिर डिक्री पास होने के बाद डिक्री के एग्जीक्यूशन तक का इंटरेस्ट जो है इस 10 लाख रुपए पे क्या किया जाएगा, इसको पार्टी को दिया जा सकता है, राइट। अब हम पढ़ते हैं कि जहां पे कोर्ट को रीजनेबल लगता है, पेमेंट ऑफ मनी की जहां पे बात है, डिक्री जो है वो पेमेंट ऑफ मनी के लिए है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट उस रेट पे जो कोर्ट को रीजनेबल लगता है प्रिंसिपल अमाउंट पे, ये 10 लाख रुपए है प्रिंसिपल, इस अमाउंट पे कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट इंटरेस्ट इंपोज कर सकता है। किस डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट टू द डेट ऑफ डिक्री, जिस दिन डेट सूट फाइल हुआ उस दिन से लेके जब डिक्री इशू हुई तब तक का जो पीरियड है, मान लीजिए 5 साल है, तो 10 लाख रुपए पे 5 साल का इंटरेस्ट कोर्ट को लगता है 8% के हिसाब से देना चाहिए, तो वो 8% के हिसाब से दे सकता है। इन एडिशन टू, इसके साथ साथ कोर्ट क्या इंटरेस्ट दे सकता है, इन एडिशन टू एनी इंटरेस्ट एडजस्टड ऑन प्रिंसिपल सम फॉर एनी पीरियड प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो वो कौन सा है, हो सकता है कॉज ऑफ एक्शन राइज होने से फाइलिंग ऑफ सूट तक का जो पीरियड है उसका भी कोर्ट क्या कर सकता है, उस पर भी कोर्ट इंटरेस्ट दे सकता है। फिर फर्दर इंटरेस्ट दे सकता है। अब ये जो अब फर्दर इंटरेस्ट रेट किस रेट पे देगा, फर्दर इंटरेस्ट देगा 6% पर एनम, राइट। तो अब ये मत सोचिएगा कि इन दोनों के लिए ये 6% है, नहीं, ये डिक्री पास होने से डिक्री एग्जीक्यूट होने तक का जो पीरियड है उस पीरियड में फर्दर इंटरेस्ट जो है, उस पीरियड के लिए फर्दर इंटरेस्ट कोर्ट दे सकता है, और इसका जो रेट है वो कितना होगा, 6% पर एनम होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री टू द डेट ऑफ पेमेंट, राइट। अब तो ये ये तीन तरह के इंटरेस्ट, तीन उस पर इंटरेस्ट कोर्ट दे सकता है, और ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में। नाउ अगर कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन से कोई लाइबिलिटी अराइज हुई है, राइट, कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, दो शॉपकीपर थे, एक ने दूसरे को लोन दिया कमर्शियली, राइट, या सामने वाले को उसका पेमेंट करना था, एक ने गुड सप्लाई की और सामने वाले को उसका 10 लाख रुपए पेमेंट करना था, उसने पेमेंट नहीं किया, तो ये क्या है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। तो अब ऐसे केसेस में ये जो फर्दर इंटरेस्ट है, फर्दर इंटरेस्ट कौन सा, डिक्री पास होने से उसके एग्जीक्यूशन तक का ये जो फर्दर इंटरेस्ट है, उस केस में ये एक्सीड कर सकता है 6% फर्दर इंटरेस्ट, ठीक है, पर एनम। पर ये क्या एक्सीड नहीं करेगा, बट शैल नॉट एक्सीड द कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो कि भाई जब एक्स और वाई ने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उन्होंने लिख दिया था कि अगर एक कोई भी पेमेंट में डिफॉल्ट करता है तो ऐसे केस में 8% या 9% की रेट से उसको 9% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में ही उन लोगों ने लिख लिया है। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही अप्लाई होगा। पर ऐसे केसेस में जहां कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रेट नहीं है, तो फिर उस रेट पे, जिस रेट पे नेशनलाइज्ड बैंक जो है लोन देते हैं कमर्शियल ट्रांजैक्शन पे, वो रेट फिर अप्लाई किया जाएगा, राइट। तो जनरली क्या है, फर्दर इंटरेस्ट नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन में कितना है, 6%, कमर्शियल ट्रांजैक्शन में 6% से ज्यादा हो सकता है। कितना हो सकता है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट हो, जो दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू तय किया हो। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा नहीं है, तो फिर कितना हो सकता है, तो फिर हो जाएगा जितना भी, जिस रेट पे भी नेशनलाइज्ड बैंक लोन देते हो उस हिसाब से, राइट। अब
नेशनलाइज्ड बैंक का क्या मतलब है? नेशनलाइज्ड बैंक का मतलब है, इन्होंने बताया कि बेसिकली बैंकिंग कंपनीज एक्ट जो है 1970 के हिसाब से वो करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक, ठीक है। बेसिकली 1970 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि वो बैंक नेशनलाइजेशन का दौर था, तो उससे रिलेशन है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ट्रांजैक्शन, कौन सा ट्रांजैक्शन कमर्शियल ट्रांजैक्शन होगा? कोई भी ट्रांजैक्शन कमर्शियल ट्रांजैक्शन तब कहलाएगा जब वो किसी भी इंडस्ट्री, ट्रेड या बिजनेस से जुड़ा होगा ऑफ द पार्टी इनकरिंग द लाइबिलिटी। जिस पार्टी की लाइबिलिटी है वो अमाउंट पे करने की, उसने वो इंडस्ट्री, ट्रेड या बिजनेस के संबंध में वो लाइबिलिटी उसको आई होगी, राइट। Now, where such decree is silent with respect to the payment of further interest from the date of decree to the date of payment or other earlier date, the court shall be deemed to have refused such interest and a separate suit therefore shall not lie. सिंपल सी बात है, अगर कोर्ट जो है, कोर्ट ने फर्दर इंटरेस्ट जो है उसके बारे में डिक्री में कुछ लिखा ही नहीं है ना, तो ये माना जाएगा कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस चीज को, इस कंसेप्ट को कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कहते हैं, है ना। अगर कोर्ट ने आपको कोई रेमेडी नहीं दी है, इसका मतलब है कि कोर्ट ने वो रेमेडी आपको रिफ्यूज कर दी है, राइट। अब पीएनबी वर्सेस शिव विजय उद्योग, ठीक है। ये कहता है, इट इज वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट यूज ऑफ वर्ड मे इन सेक्शन 34 कन्फर्स डिस्क्रेशन ऑन द कोर्ट टू अवॉर्ड और नॉट टू अवॉर्ड इंटरेस्ट or award interest at such rate as it deems fit. Interest accrued before institution of suit may be awarded in following cases. तो अगर कोई इंटरेस्ट अक्रू हुआ है ये सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले, तो इन केसेस में दिया जा सकता है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो इंटरेस्ट के लिए कि भाई अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो फिर आपको इतना इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा प्रिंसिपल सम पे। फिर उसके अलावा यूसेज ऑफ ट्रेड, उस ट्रेड में जनरली ऐसी ये प्रैक्टिस हो कि अगर कोई इंसान डिले करता है पेमेंट में तो फिर ऐसे केस में इंटरेस्ट पे किया ही जाता है ना। या फिर डिले भी नहीं है, बस ये है कि अगर एक इंसान दूसरे से पैसा लेता है तो दूसरा जो है उसको विद इंटरेस्ट ही लौटाता है। अगर ये कोई प्रैक्टिस हो जिस ट्रेड में वो लोग हैं, उस ट्रेड में, तो फिर इंटरेस्ट ग्रांट किया जा सकता है। फिर कोई लॉ अगर ऐसा कहता हो, राइट, कॉन्टेम्पलेटेड बाय एनी प्रोविजंस ऑफ सब्सटैंटिव लॉ, कोई लॉ ये बोलता है कि इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है, राइट। फिर इंटरेस्ट एक्ट 1978 के प्रोविजंस अगर अप्लाई हो रहे हों, या फिर समटाइम्स अंडर रूल ऑफ इक्विटी ऑल्सो। रूल ऑफ इक्विटी का मतलब जहां पे लॉ ये नहीं कह रहा है बट कोर्ट को ये जस्टिफाइबल लगता है, कोर्ट को लगता है कि भाई जस्टिस करने के लिए जरूरी है, बेसिकली सामने वाली पार्टी जो है उसके साथ गलत हुआ है और जरूरी है कि उसको इंटरेस्ट पे किया जाए, तो कोर्ट ऐसे केस में इंटरेस्ट ग्रांट कर सकता है, राइट। तो इंटरेस्ट में आप अगर इतनी चीजें भी याद रखेंगे तो आपके लिए काफी है, इससे बाहर नहीं आने वाला, राइट। ऑर्डर 20A, ऑर्डर 20A जो है वो कॉस्ट्स के बारे में बात करता है। अब कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट बेसिकली खर्च, राइट, या एक्सपेंसेस ऑफ सूट, ठीक है। किसी भी सूट को फाइल करने में या फिर उसको डिफेंड करने में जो पूरी प्रक्रिया है उसमें क्या पैसा खर्च हो रहा है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। तो ये बेसिकली सिविल लॉ में अगर हम बात करें तो एक कोर्ट की, सिविल कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि जनरली एज अ जनरल रूल वो कॉस्ट अवॉर्ड करे सामने वाली पार्टी को, राइट। और अगर वो कॉस्ट अवॉर्ड नहीं करता है तो उसको कोर्ट को रीजंस बताने पड़ेंगे इन राइटिंग कि वो किसी पर्टिकुलर केस में कॉस्ट जो है वो क्यों अवॉर्ड नहीं कर रहा है, राइट। तो आइए देखते हैं ऑर्डर 20A के प्रोविजंस क्या कहते हैं कॉस्ट के बारे में, राइट। ये क्या कहता है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड द कोर्ट में अवॉर्ड कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो देखिए मे है, इसका मतलब है ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो कोर्ट कॉस्ट अवॉर्ड करे या ना करे। पर अगर वो अवॉर्ड नहीं करता है तो कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, राइटिंग में देना पड़ेगा कि क्यों अवॉर्ड नहीं कर रहा है, राइट। अब क्या कॉस्ट किस चीज़ का? एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जो भी एक्सपेंडिचर है किसी पार्टी ने नोटिस में दिया है, सामने वाली नोटिस वगैरह देने में जो उसको पैसा लगा है, राइट। फिर टाइपिंग में, राइटिंग या प्रिंटिंग ऑफ प्लीडिंग्स में जो भी पार्टी ने फाइल किए हैं उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कॉस्ट में वो इंक्लूड होगा। फिर चार्जेस पेड बाय वन पार्टी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द कोर्ट, एक पार्टी ने जो कोर्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके इंस्पेक्शन करने के लिए जो पैसा खर्च हुआ, राइट, फॉर द पर्पस ऑफ द सूट।
तो वो भी कॉस्ट में इंक्लूडेड होगा। विटनेसेस को प्रोड्यूस करने के लिए जो पैसा खर्च हुआ वो भी कॉस्ट में इंक्लूड होगा, राइट। अगर अपील फाइल हो रही है तो कोर्ट से जो जजमेंट की कॉपी वगैरह आपको लेने में जो पैसा फीस वगैरह देनी पड़ती है, राइट, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा, वो भी कॉस्ट में इंक्लूडेड होगा। कॉस्ट टू बी अवॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड बाय हाई कोर्ट। तो बेसिकली कॉस्ट से रिलेटेड रूल्स कौन बनाता है? हाई कोर्ट बनाता है। आपको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, राइट। अब इसमें जो सेक्शंस हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, 35 और 35A ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब 35 क्या बोलता है? 35 सेक्शन 35 कॉस्ट के बारे में बोलता है कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, द कॉस्ट ऑफ एन इंसिडेंट टू ऑल सूट्स शैल बी इन द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। जो कॉस्ट है वो क्या है? कोर्ट के डिस्क्रेशन में होगी, और कोर्ट के पास फुल पावर होगी डिटरमाइन करने के लिए कि कौन जो है और किस प्रॉपर्टी से और कितनी कॉस्ट पे करेगा, राइट। कि किसको ऑर्डर करना है कॉस्ट पे करने के लिए, कितनी कॉस्ट ऑर्डर करनी है पे करने के लिए, और वो किस प्रॉपर्टी से बोलना है कि भाई आप इस प्रॉपर्टी से कॉस्ट दीजिए, राइट। और कॉस्ट से रिलेटेड बाकी सारे नेसेसरी जो डायरेक्शंस हैं वो देने के लिए भी कौन ऑथराइज्ड है? कोर्ट ऑथराइज्ड है, कोर्ट के ऊपर है। द फैक्ट दैट कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द सूट शैल बी नो बार टू एक्सरसाइज ऑफ सच पावर। ये फैक्ट कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है सूट को ट्राई करने का, तो ऐसा कोर्ट जिसके पास भले ही सूट को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन ना हो बट फिर भी वो कॉस्ट दे सकता है। मान लीजिए आपने किसी ऐसे केस में, ऐसे कोर्ट में आपने केस फाइल कर दिया जहां पे जुरिस्डिक्शन नहीं था उस कोर्ट को, बाद में ये बात रियलाइज हुई, पर तब तक तो जो प्लेंटिफ जो डिफेंडेंट है वो पैसे खर्च कर चुका है, वो उस जो प्रोसीडिंग्स है उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए, उनको उस ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए उसने अब तक काफ़ी पैसा खर्च कर दिया है। तो ये जो कोर्ट है जिसके पास जुरिस्डिक्शन भले ही नहीं है, और कोर्ट बाद में डिसाइड करता है कि भाई हम तो इस प्लेन को यू शुड प्रेजेंट इट इन द प्रॉपर कोर्ट, राइट, बट स्टिल वो क्या कर सकता है? वो कॉस्ट तो अवॉर्ड कर ही सकता है, राइट। भले ही जुरिस्डिक्शन ना हो केस को ट्राई करने का, बट कॉस्ट अवॉर्ड कर सकता है कोर्ट, राइट। तो ये इस चीज़ का मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आई थिंक समझाया, और आपको मुझे लगता है आपको आई थिंक समझ आया होगा, राइट। तो अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे कि क्या ऐसा कोर्ट जो जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्या वो कॉस्ट इंपोज कर सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। नाउ where the court directs that any cost shall not follow the event, court shall state its reasons in writing, जो कि मैं आपको बोल रहा हूँ उतनी देर से, कि जहाँ पे कोर्ट ये बोलता है कि किसी पर्टिकुलर केस में कॉस्ट नहीं दी जाएगी, तो कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि क्यों वो ऐसा कह रहा है, क्यों वो कॉस्ट जो है वो अवॉर्ड नहीं कर रहा है। नाउ 35A, अब ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्या पूछा जाता है? यहाँ से पता है अमाउंट पूछा जाता है कि कितना अमाउंट जो है कोर्ट अवॉर्ड कर सकता है कॉस्ट के केस में, अगर जो कॉस्ट है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम्स और डिफेंसेस के कारण इम्पोज की गई है, राइट। तो मान लीजिए एक कोई भी सूट और प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग बट एक्सक्लूडिंग अपील और रिवीजन, तो ये जो सेक्शन 35A है किस पे अप्लाई होता है? नॉर्मल सूट पे अप्लाई होता है एंड एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है? नॉर्मल सूट पे अप्लाई होता है और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे 35A अप्लाई होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन से मामलों में? जहां पे ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स या सूट में कोई ऐसे क्लेम्स किए गए या ऐसे डिफेंस लिए गए जो फॉल्स हैं, गलत हैं या वेक्सेशियस हैं। वेक्सेशियस का मतलब सामने वाली पार्टी को परेशान करने के इरादे से लिए गए, और ये चीज़ प्रूव हो जाती है कोर्ट में कि भाई सामने वाली पार्टी जो है ये फॉल्सली ये सारे ग्राउंड्स ले रही थी या डिफेंसेस ले रही थी या क्लेम्स कर रही थी, और ये चीज़ अगर कोर्ट में प्रूव हो जाती है तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में कोर्ट जो है कॉम्पनसेशन के तौर पे जो है 3,000 रुपए की कॉस्ट, कितनी कॉस्ट? नॉट एक्सीडिंग 3,000 रुपीज की कॉस्ट सामने वाली पार्टी पे जो ये इस तरह के क्लेम्स कर रहा था या जिस तरह के डिफेंस ले रहा था जो फॉल्स और वेक्सेशियस थे, उसके ऊपर इम्पोज कर सकते हैं। ये जो 3,000 रुपीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम्स के केस में 3,000 रुपए की कॉम्पनसेटरी कॉस्ट जो है अवॉर्ड की जाती है, राइट, सेक्शन 35A में। अब ये जो प्रोविजन है ये कह रहा है कि जहां पे पिक्यूनरी लिमिट्स जो हैं स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स वगैरह की केवल 250 रुपए हैं या उससे भी कम है, ठीक है।
तो हाई कोर्ट जो है वो एम्पावर कर सकता है ऐसे कोर्ट को 250 रुपए तक की कॉस्ट अवॉर्ड करने के लिए, या फिर अगर उससे ज्यादा कॉस्ट अवॉर्ड करनी है तो प्लस 100 रुपीज, मतलब 350 रुपीज तक की जो कॉस्ट है वो मैक्सिमम क्या कर सकता है स्मॉल कॉज कोर्ट्स इम्पोज कर सकता है, अगर उसका जुरिस्डिक्शन 250 रुपए का है तो, राइट। हालांकि अभी ज्यादा है, ठीक है। पर यहां पे हमें ध्यान देने वाली बात क्या है, हाई कोर्ट एम्पावर कर सकता है, राइट, कि जितना अमाउंट है, जितना जुरिस्डिक्शन है, आप उतनी है उससे 100 रुपए ज्यादा तक की आप कॉस्ट इम्पोज कर सकते हो, ठीक है। पर आपको जो याद रखना है वो 35A में फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम्स के केस में कॉम्पनसेटरी कॉस्ट है, ये याद रखना है, और कितना क्वांटम है कॉस्ट का विच इज 3000 वो याद रखना है, ठीक है। फिर अगेन हाई कोर्ट के पास पावर है कि हाई कोर्ट लिमिट कर सकता है अमाउंट विच एनी कोर्ट और क्लास ऑफ कोर्ट्स इज एम्पावर्ड टू अवॉर्ड एज कॉस्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट लिमिट कर सकता है इस बात को, इस अमाउंट को जो कि एक कोर्ट और क्लास ऑफ कोर्ट जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट बता सकता है कि भाई ये क्लास ऑफ कोर्ट इतनी कॉस्ट इंपोज कर सकता है, ठीक है। ये डिटरमाइन करने की पावर हाई कोर्ट के पास है। फिर उसके बाद देखिए ये आपको याद रखना है, एक तो ठीक है हाई कोर्ट वाला पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि इससे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन ये सारी चीजें हैं हाई कोर्ट बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है नो पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बाय रीजन देयरऑफ बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी क्रिमिनल लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लेम और डिफेंस मेड बाय हिम, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने गलत क्लेम किया कोर्ट में, तो उसके ऊपर 3000 रुपए तक की ये कॉस्ट तो सेक्शन 35A के हिसाब से इंपोज की ही जा सकती है। साथ ही साथ जो हम आईपीसी देखते हैं तो फोर्जरी या परजरी इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं इसके लिए भी उसके अगेंस्ट मुकदमा चलाया जा सकता है, अलग से जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं उसके अगेंस्ट चलाई जा सकती हैं और उसको उसमें भी पनिश किया जा सकता है, जस्ट बिकॉज उसके ऊपर यहाँ पे कॉम्पनसेटरी कॉस्ट इंपोज कर दी गई है सिविल कोर्ट के थ्रू। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो अपराध किया है उसके लिए उसके ऊपर अलग से मुकदमा नहीं चल सकता, उसको उसके लिए पनिश नहीं किया जाएगा, राइट। अब जो भी कॉम्पनसेशन यहाँ पे अवार्ड किया गया है 3000 रुपए तक का, उस चीज को अकाउंट में लिया जाएगा, कोर्ट उसको अकाउंट में लेगी जब बाद में वो डैमेजेस और कॉम्पनसेशन के बारे में डिसाइड कर रही होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लेम और डिफेंस, राइट। फिर उसके बाद कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले। अब देखिए वो फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम्स पे कॉस्ट थी और 35B क्या बोल रहा है, कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, डिले कॉज करने के लिए अगर कोई पार्टी डिले कॉज कर रही है तो उस पर भी कॉस्ट लगाई जा सकती है, वो 35B बताता है। कोई पार्टी जो डेट फिक्स है हियरिंग ऑफ सूट के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टेप के जो उस दिन लिया जाना है उसके लिए, उस दिन वो फेल हो जाती है, वो स्टेप नहीं लेती है, वो काम नहीं करती है, राइट, जो उसको करना है उस दिन, राइट, या फिर वो एडजॉर्नमेंट ले लेती है, ठीक है, बोलती है कि नहीं, मान लीजिए स्टेप क्या लेना है, स्टेप ये लेना है कि कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, पर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ही नहीं करती, या फिर ये बोलती है कि ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हम नेक्स्ट डेट को कर देंगे, आज एडजॉर्नमेंट दे दीजिए, ठीक है, या हम एविडेंस जो देना है हम नेक्स्ट डेट पे देंगे, आज हम नहीं दे पाएंगे, हमें एडजॉर्नमेंट दे दीजिए, ठीक है। तो उस केस में क्या है, ऐसे केस में कोर्ट जो है, कोर्ट को जो ठीक लगता है, कोर्ट सामने वाली पार्टी को रीजनेबली सफिशिएंट अमाउंट कॉस्ट के तौर पे अवार्ड करेगी। इस पार्टी को जो एडजॉर्नमेंट ले रही है, मान लीजिए एक्स बोल रहा है कि हम अगली डेट पे करेंगे, तो एक्स को कोर्ट ऑर्डर करेगा, एक्स के ऊपर कॉस्ट इंपोज करेगा कोर्ट और ये बोलेगा कि वाई को आप इतना कॉस्ट दीजिए, जो उसको कोर्ट तक आने में उसका जो पैसा खर्च हुआ, उसका जो दिन का, मान लीजिए अगर वो लेबरर है तो उसकी मजदूरी जो गई, राइट, वो यहाँ पे रहा, इतनी दूर आया, तो जो भी है, जो भी कोर्ट को लगता है वो कॉस्ट वो अवॉर्ड कर सकता है, राइट। सेम प्रिंसिपल है जो हमने पढ़ा पीछे, ठीक है। और ये जो कॉस्ट कोर्ट इंपोज करेगा तो ये इसका जो पेमेंट है वो कंडीशन प्रेसिडेंट है फर्दर प्रोसिक्यूशन के लिए, राइट। अगर प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है और प्लेंटिफ एडजॉर्नमेंट ले रहा है तो प्लेंटिफ को क्या करना पड़ेगा, प्लेंटिफ को अगली डेट से पहले, मान लीजिए 7 जून को जो है वो क्या किया गया, एडजॉर्नमेंट मांगा प्लेंटिफ ने, ठीक है, प्लेंटिफ एक्स हम मान लेते हैं, इसने एडजॉर्नमेंट मांगा, अगली डेट कोर्ट ने 12 अगस्त दे रखी है, 12 अगस्त दे रखी है, तो 12 अगस्त से पहले
ये जो कॉस्ट है ये प्लेंटिफ को किसको देनी पड़ेगी, डिफेंडेंट को, हम मान लेते हैं जो कि वाई है, ठीक है, नेक्स्ट डेट से पहले। अगर ये नहीं देता है तो फिर कोर्ट जो प्लेंटिफ का सूट है उसको वो आगे प्रोसिक्यूट ही नहीं करेगा, या फिर अगर डिफेंडेंट ने ये एडजॉर्नमेंट मांगा है, राइट, तो वो क्या करेगा, वो प्लेंटिफ को वो कॉस्ट देगा, एक्स को वो कॉस्ट देगा, राइट, अगली डेट से पहले पहले, ठीक है। अदरवाइज डिफेंडेंट का जो डिफेंस है वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद द कॉस्ट ऑर्डर टू बी पेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट इफ पेड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अवॉर्डेड इन द डिक्री पास्ड इन द सूट, बट इफ सच कॉस्ट आर नॉट पेड अ सेपरेट ऑर्डर शैल बी ड्रॉन अप। तो बेसिकली ये जो कॉस्ट यहाँ पे पे की गई है, तो वो जो ओवरऑल कॉस्ट जब केस डिसाइड हो जाएगा, जो फाइनल डिसीजन आएगा कोर्ट का, उस टाइम पे जो कॉस्ट इम्पोज की जाएगी उसमें ये वाली जो कॉस्ट है, ये वाली कॉस्ट जो यहाँ पे 35B में दी गई है, तो उस फाइनल कॉस्ट में ये वाली जो कॉस्ट है इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, राइट। तो बेसिकली वही सेम बात है जो हमने डिस्कस की कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में पार्टीज जो हैं वो एक्सपेंसेस इनकर करती हैं, और जिस पार्टी को ने वो एक्सपेंस इनकर किया है ड्यू टू रॉन्ग कमिटेड बाय अनदर पार्टी, तो जो पार्टी रॉन्ग पे होती है, जो पार्टी फॉल्ट पे होती है, ऑब्वियसली वही कॉस्ट देगी सामने वाली पार्टी को। तो जो लूजिंग पार्टी होती है वो कॉम्पनसेशन पे करती है सक्सेसफुल पार्टी को, वो कॉस्ट देती है, ठीक है। मान लीजिए एक्स और वाई के बीच में अल्टीमेटली एक्स के फेवर में डिक्री आ गई, एक्स केस जीत गया, तो उस केस में क्या होगा, एक्स, तो जो वाई है वो पे करेगा कॉस्ट किसको, एक्स को, ठीक है। अब अगर कोई इंटरिम एप्लीकेशन फाइल की गई है, मान लीजिए अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के लिए, टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए, इंटरिम मतलब इसको हम अंतरिम याचिका बोलते हैं, या इस तरह के, है ना, कि हम एडजॉर्नमेंट मांगते हैं, या हम ये बोलते हैं कि सर हमें अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करना है, एक नई चीज़ ऐड करनी है, या फिर हम बोलते हैं हमें टेम्परेरी इंजंक्शन चाहिए। तो इस तरह की कई सारी इंटरिम एप्लीकेशंस एक सूट जब चल रहा है उस ट्रायल के दौरान फाइल की जाती हैं, तो उसकी भी जो कॉस्ट है, तो वो जो पार्टी उस प्रोसीडिंग को इनिशिएट करती है, वो सामने वाली पार्टी जिसको लॉस होता है उस कारण से, उसको वो कॉस्ट ग्रांट करेगी, राइट। कौन सी पार्टी, जिसके कारण लॉस हो रहा है। हमें बस ये प्रिंसिपल याद रखना है, द पार्टी हु इज एट फॉल्ट शैल बी पेइंग द कॉस्ट, अब वो कोई भी कॉस्ट हो, ठीक है। अब ये ड्यूटी है किसकी, कोर्ट की ड्यूटी है कॉस्ट को अवॉर्ड करना, और अगर ये नहीं करती है तो ये रिकॉर्ड करेगी अपने रीजंस फॉर द सेम। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेलम एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बोला कि जो कोर्ट है, कोर्ट शैल अवॉइड द प्रैक्टिस ऑफ नॉट अवॉर्डिंग कॉस्ट और फॉर प्रोवाइडिंग ओनली नॉमिनल कॉस्ट। सेलम एडवोकेट एसोसिएशन में कोर्ट ने ये बोला कि जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोर्ट्स को कॉस्ट ना प्रोवाइड करने की, जो ये कॉस्ट ना अवॉर्ड करने की जो ये प्रैक्टिस है, या बहुत कम कॉस्ट अवॉर्ड करने की जो प्रैक्टिस, उसको अवॉइड करना चाहिए, कॉस्ट इंपोज करनी चाहिए। इससे दो पर्पस सर्व होते हैं। क्या पर्पस सर्व होते हैं, एक तो जो पार्टी है जिसको नुकसान हुआ है, जिसको लॉस हुआ है, उसको कॉम्पनसेट किया जाता है, राइट, उसके नुकसान की भरपाई की जाती है। दूसरा, एक डेटरेंट क्रिएट होता है सामने वाली पार्टी में, एक डर क्रिएट होता है ताकि वो अननेसेसरी डिले ना करे, राइट। फिर आइए हम कुछ गाइडलाइंस देख लेते हैं कि कॉस्ट को अवॉर्ड करने में क्या गाइडलाइंस है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, जो लूजिंग पार्टी है वो कॉस्ट पे करेगी सक्सेसफुल पार्टी को, पर अगर सक्सेसफुल पार्टी खुद भी गिल्टी पाई जाती है मिसकॉन्डक्ट या नेग्लिजेंस की, तो कॉस्ट जो है उस प्रपोर्शन में रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये कॉस्ट देनी थी, पर जो पार्टी जीत गई है उसकी भी थोड़ी गलती थी, तो मान लीजिए 20 रुपये कॉस्ट कम करके अल्टीमेटली उसको कितनी कॉस्ट मिलेगी, 80 रुपीज़ मिल जाएगी जो पार्टी जीत गई है, राइट। द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शैल बी डन इशू वाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए किसी केस में 4 इशूज थे, तो 4 इशूज में से जितने इशू जिसके फेवर में डिसाइड हुए हैं उस हिसाब से वो कॉस्ट जो है दूसरी पार्टी को देगा, ठीक है। पार्टी विल गेट कॉस्ट प्रोपोर्शनेट टू इशूज ऑन विच इट वॉज सक्सेसफुल। नाउ अब इसके बाद, इफ द प्लेंटिफ सक्सीड्स इन द सूट बट ब्रॉडली ही वॉज अनसक्सेसफुल, देन ही विल नॉट गेट एनी कॉस्ट और ही विल गेट ओनली नॉमिनल कॉस्ट, ठीक है। तो प्लेंटिफ भले ही जीत जाए सूट में, सक्सीड कर जाए सूट में, पर ब्रॉडली, ठीक है, मतलब ऐसा है कि ठीक है, हम एक प्रिंसिपल के तौर पर बोल देते हैं कि ये सही था, बट एक्चुअल में उसने बहुत सारे जो
इश्यूज हैं उस पर वो फेल हो गया, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कोर्ट जो है उसको कॉस्ट नहीं देगा या फिर केवल नॉमिनल कॉस्ट देगा, ठीक है। अगर if the plaintiff got a decree for a lesser amount than what he had claimed, then his cost will get reduced proportionately, ठीक है। if a person has been, मान लीजिए प्लेंटिफ ने क्या बोला कि हमें 5 लाख रुपए चाहिए, कोर्ट ने उसको क्या अवार्ड करा, केवल 50,000 रुपए अवार्ड किए, ठीक है। तो जो कॉस्ट है, अगर उसको 5 लाख रुपए डिग्री उसके फेवर में हुई होती तो उसको ज्यादा कॉस्ट मिलती, केवल 50,000 की डिग्री हुई है उसके फेवर में, तो कॉस्ट क्या होगी, उसी प्रोपोर्शन में कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी और इसके हिसाब से कॉस्ट क्या है कैलकुलेट करके प्लेंटिफ को दी जाएगी, राइट। इफ अ पर्सन हैड रॉन्गफुली बीन मेड अ पार्टी इन द सूट, अगर कोर्ट ने किसी को गलती से पार्टी बना दिया है सूट में, तो फिर वो पार्टी कोई कॉस्ट बेयर करने के लिए लायबल नहीं है, पर वो पार्टी खुद अपनी गलती से सूट में इंक्लूडेड हो गई है, कोर्ट की गलती से नहीं। अगर कोर्ट की गलती से वो रॉन्गफुली इम्प्लीड हो गई है, रॉन्गफुली आ गई है, तो फिर उसे कोई कॉस्ट नहीं देनी, पर अगर वो अपनी गलती से सूट का हिस्सा बन गई है वो पार्टी, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉस्ट देना पड़ेगा अगर वो केस हार जाता है तो। If there are several plaintiffs and defendants and interest of the plaintiff and defendants is joined, then all the plaintiffs or defendants together will bear cost। हाँ ठीक है, ए बी वर्सेस एक्स वाई है, तो अब जो भी जीतता है, अगर ए बी जीतते हैं तो एक्स वाई मिलके इनको कॉस्ट देंगे, और अगर एक्स वाई जीतता है तो ए बी मिलके इनको कॉस्ट देंगे, ठीक है। Now cost can be made to be paid by one defendant to other defendant also। ये याद रखिएगा, जो प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट के केस में क्या होता है कि एक डिफेंडेंट दूसरे डिफेंडेंट को कॉस्ट दे सकता है। मैंने प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट आपको पढ़ाया है। प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बेसिकली ये इस तरीके से दिखेगा, ए वर्सेस बी एंड सी, बट एक्चुअल में, और हम मान लेते हैं सी प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट है, तो ये भले ही टेक्निकली इस तरीके से लिखा हुआ है, पर इसका जो इंटरेस्ट है बी का, वो सी के साथ नहीं है, सी के अगेंस्ट है। एक्चुअल में तो होना चाहिए, अगर सी अग्री कर जाता केस फाइल करने के लिए बी के लिए, तो ये होता है ए एंड सी वर्सेस बी, ठीक है। तो बट क्योंकि किसी वजह से सी अग्री नहीं किया केस करने के लिए, तो कोर्ट ने फाइनल डिसीजन देने के लिए, कंक्लूसिव डिसीजन देने के लिए इसको भी केस की पार्टी बना लिया। अदरवाइज कहीं बाद में आके ये बोल दे कि नहीं मैं तो था ही नहीं उस केस में, कैसे आपने डिसाइड कर दिया, मेरा भी इंटरेस्ट की बात थी उस केस में, तो राइट। तो इसको अवॉइड करने के लिए प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बनाया जाता है। मैंने आपको इनिशियल लेक्चर्स में बहुत क्लियरली विद एग्जांपल समझाया है, राइट। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो आप उन लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो ऐसे केस में एक डिफेंडेंट, अगर मान लीजिए बी केस हार जाता है, तो बी सी को कॉस्ट देगा भले ही, ठीक है। तो एक डिफेंडेंट जो है दूसरे डिफेंडेंट को भी कॉस्ट दे सकता है, जबकि किस केस में, जब दूसरा डिफेंडेंट जो है प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट है तब, ठीक है। हमने पढ़ रखा है कि अगर कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तब भी वो क्या कर सकता है, कॉस्ट अवॉर्ड कर सकता है। नाउ ए कृष्णा राव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, ये जजमेंट 1955 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। इसमें ये बोला गया कि सेक्शन 35 के अलावा भी कोर्ट के पास वाइड डिस्क्रिशन है इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर कहाँ पे, अंडर सेक्शन 151 सीपीसी, कि वो सूटेबल केसेस में इक्विटेबल ग्राउंड्स पे कॉस्ट क्या कर सकता है, अवॉर्ड कर सकता है। मतलब जहां पे प्रोविजन ऑफ लॉ कॉस्ट के लिए नहीं बोल रहा है, वहां पे भी कोर्ट को अगर जरूरी लगता है तो अब इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स इनहेरेंट पावर कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट कॉस्ट अवॉर्ड कर सकता है, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और बेसिकली जो गेम है वो आपको इतना समझना है कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट एक तरह का एक्सपेंस है जो एक पार्टी खर्च करती है अपना जो सूट है उसको कंटेस्ट करने में, ठीक है। तो जो दूसरी पार्टी है, जो द पार्टी हु इज एट फॉल्ट, और उसकी वजह से उसको ये करना पड़ता है। मान लीजिए आपने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया, इसकी वजह से मुझे आपके अगेंस्ट केस फाइल करना पड़ा। अगर आप नहीं करते तो मुझे आपके अगेंस्ट केस ही फाइल नहीं करना पड़ता। अब अल्टीमेटली कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, मेरे फेवर में डिसीजन दे दिया, तो ऐसे केस में अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपके कारण इतना लंबा जो केस है वो ड्रैग करना पड़ा, उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़े, तो आपकी गलती है। तो आप क्या करोगे, आप मुझे वो कॉस्ट जो मेरा एक्चुअल में पैसा खर्च हुआ है वो आप मुझे वापस करोगे, और इसके लिए कोर्ट एक ऑर्डर देगा कि भाई जो भी केस में जो कॉस्ट इनकर हुई है वो इनको वापस की जाए, राइट। बस ये बेसिक एक फंडामेंटल चीज़ है कॉस्ट की, ठीक है। बाकी सारी टेक्निकल चीज़ें आप उनको एक बार, दो बार, तीन बार ये लेक्चर देख सकते हैं, आपके पास ये लेक्चर रहेगा और आप आराम से समझ सकते हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाली चीज़ है।
राइट। आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किए इस लेक्चर में अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स, ऑर्डर 21। थैंक यू।